मैं संदीप श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी इवन ये वीडियो 9th के लिए है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सभी लोग जितने सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उन सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए ध्यान से, और उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा क्या है आपको पॉजिटिव उसके बारे में लेना चाहिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम कवर करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस क्या हुआ, यानी बनाने का प्रोसेस क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, यानी जितने इंडिया में लॉज हैं, कानून है, उसकी माँ है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। माँ भी कह सकते हैं, पापा भी कह सकते हैं, आप मदर कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब लॉ की शुरुआत हुई है और सभी चीज़ों का उत्पत्ति यानी जो ओरिजिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला हुआ है। तो फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन is the systematic collection of rules and regulation. Constitution is what? Systematic collection of rules and regulation to govern any government. Means गवर्नमेंट को अगर गवर्न करना है, गवर्नमेंट को रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो वह किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्या? आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जो कि सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ का एहसास कराता है। गवर्नमेंट को ये बोलता है कि नहीं, आपकी ये राइट्स है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन सिटीजन को ये बताता है कि आपकी ये राइट्स है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अवेयर करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है। जब हमें पता रहेगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू टेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा दूँ। एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स, एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न ए कंट्री रेजिम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से रिपीट करूँ कि एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू गवर्न ए कंट्रीज रेजिम इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो डेफिनेशन था फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग बात करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने अभी पहले ही जब शुरुआत किया तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मदर और फादर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसकी मदर और फादर है? एवरी लॉज, जो भी इंडिया में लॉ हैं उनकी माँ और बाप हैं, माँ और बाप यानी मदर एंड फादर हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। द लॉ ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी पहले ही कहा है, जो भी लॉ इंडिया में है उसका बेस पॉइंट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के में जो प्रोविज़न नहीं है उसमें लॉ आप नहीं बना सकते। आपको अगर लॉ बनाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र करना पड़ेगा। उसमें अगर प्रोविजंस होंगे तो ही आप क्या कर सकते हो? लॉ को फ्रेम कर सकते हो। तो यह इंपॉर्टेंस था। अब देखिए क्या प्रोसेस था, इसको जब ज़रूरत पड़ी तो इसका कौन सा प्रोसेस को हमने फॉलो किया। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको पता है कि जब देश आज़ाद होने वाला था, तो देश जब आज़ाद होने वाला था तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर देश आज़ाद तो हो रहा है, देश इंडिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? एक लॉ की ज़रूरत है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन का लोगों ने क्या किया? जो स्कॉलर्स थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि किसके अकॉर्डिंग यानी किस तरीके से क्या होगा, हमारी कंट्री गवर्न करेगी। तो ओरिजिन वहीं से हुआ, बिफोर द लॉ। मैं आपको बता दूँ, बिफोर द इंडिपेंडेंस से पहले क्या था प्रोसेस? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च, फ्रेंड याद रखना डेट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 1946 handed the duty to the cabinet mission, यानी कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिनिस्टर को, जिसमें 3 मेंबर्स थे। उनका काम था टू फाइंड ए सोल्यूशन द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मीन्स उन्होंने 3 लोगों को या 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए, और 3 कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिशन हम कह सकते हैं, और उनको बताया, ये ड्यूटी दिया कि आखिर देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद हाउ गवर्नमेंट विल रन, कैसे चलेगा। उसके लिए 3 पर्सन की एक कमेटी बनाई गई, जिसको क्या करना था, अपना सजेशन देना था कि किस तरीके से, किस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसीलिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, 385 मेंबर थे। कितने मेंबर थे फ्रेंड, 385 फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। इवन हम कह सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रीजन। ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन ये है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मीन्स एवरी रिलीजन के लिए हो रहा है, एवरी पर्सन के लिए हो रहा है, एवरी कास्ट के लिए हो रहा है, और एवरी जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब सबके लिए हम बना रहे हैं तो मेंबर कैसे होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो हम बना रहे हैं SC/ST का, SC/ST के बारे में हम लॉ फ्रेम कर रहे हैं, तो जब लॉ फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें कैंडिडेट कैसा, मेंबर कैसा होना चाहिए, SC/ST से बिलोंग करता हो। तो ये बता सकता है ना कि SC/ST में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। कोई अलग, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बारे में अच्छा बता सकता है, क्षत्रिय तो कोई क्षत्रिय के बारे में बता सकता है, कोई शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बता सकता है, कोई पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है तो वह पॉलिटिक्स के बारे में बता सकता है, कोई लॉयर अच्छा है तो लॉ के बारे में अच्छा बता सकता है। तो ऐसे करके 385 मेंबर को क्या किया गया, कंबाइन किया गया, जो कि अलग अलग स्कॉलर थे, अलग अलग पॉलिटिक्स में थे, अलग अलग लॉ के फ्रेम में, इवन फॉरेन के भी कुछ लोगों को इंक्लूड किया, जो एंग्लो इंडियन कहा जाता है, एंग्लो इंडियन को भी इंक्लूड किया गया ताकि वो अपने प्रोस्पेक्टिव को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे सके। तो कितने मेंबर थे फ्रेंड, 385 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, एक्सेप्ट्रा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, आप लोगों को याद होगा शायद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन। उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, चेयरमैन भी कह सकते हैं हम, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मीन्स ही वॉज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आपको नाम पता होगा फ्रेंड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मीन्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लोग गलत कर जाते हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऐसा नहीं था फ्रेंड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड ओवरऑल जो कमेटी थी उसके चेयरमैन जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में चल के वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फ्रेंड्स थोड़ा आगे चलूँगा मैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मेंबर्स थे उन्होंने 166 सेशन किया, मीटिंग किया। कितनी मीटिंग, 166 मीटिंग किया उन्होंने, और 166 मीटिंग में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की जाती थी। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इवन फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं। तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को देखा गया, परखा गया, और देखने के बाद, परखने के बाद लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, SC/ST का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, शेड्यूल ट्राइब का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, अपवर्ड जो क्लास है उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या ज़रूरत है, इन सभी प्रोस्पेक्टिव को चेक किया गया, बारीकी से उसका इवैल्यूएशन किया गया, और इवैल्यूएशन करने के बाद एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया।
फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये पूरा करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने में 2 years 11 month और 17 days का टाइम लगा। 2 year 11 month एंड 17 days। 2 year 11 month एंड 70 days का टाइम लगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में। और फाइनली वह बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी के रोक टोक के, या हम बिना कह सकते हैं बिना किसी के अपोज के, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? ड्राफ्ट हो गया ऑन 26 नवंबर 1949 को। और आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो उसका डेट क्या रखा गया? हर साल 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल ओवर इंडिया में क्या किया गया? उसको अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसी दिन, इसीलिए इस दिन को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वह बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो भी कंप्लीशन या कब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल की जो शुरुआत है, प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है वह किससे होता है? प्रीएम्बल से ही हुई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है वो प्रीएम्बल से हुई है। और प्रीएम्बल क्या करता है कि आपको राइट्स देता है और आपको ड्यूटी देता है कि जो भी लॉ बनाया है, लॉ बनाने का बेसिक क्या है, किस लॉजिक को ध्यान में रख के लॉ को फ्रेम किया गया है, यह सभी चीज़ों के लिए क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मीन्स कह सकते हैं कि प्रीएम्बल क्या है? एक सोल यानी आत्मा है। किसकी आत्मा है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे होती है? प्रीएम्बल से ही होती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है वह प्रीएम्बल ही क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। अब बात करेंगे पिलर्स ऑफ द प्रीएम्बल। अगर बात करेंगे पिलर्स कौन कौन से प्रीएम्बल के, तो फ्रेंड आपने ये सभी वर्ड देखा होगा, सुना होगा। सबसे पहले है प्रीएम्बल का जो पिलर्स है वह है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। फिर सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, सोवरेन, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। अब ये एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करेंगे डेमोक्रेसी का। आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल, विच इज रन बाय द पीपल, विच इज गवर्न बाय द पीपल। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको उसके जो पावर्स होते हैं वो कहाँ से मिलता है? उसके सिटीजन से मिलता है। उनके सिटीजन से जब पावर मिलता है तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये कंसेप्ट आप याद रखना। डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल अगर है तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं। दूसरा फ्रेंड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह क्या करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करती है। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशलिस्ट कंसेप्ट को ध्यान रखा गया कि पहली प्रायोरिटी क्या है? सिटीजन है। उनके सिटीजन को क्या करना है? हमें उनका वेलफेयर करना है। हमें किंगशिप नहीं करना है। जैसे राजा होते थे, भाड़ में जाए दुनिया, हमारा खजाना भरना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए? एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, हमारी रेवेन्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो जब फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये ध्यान रखा गया कि एक्सप्लोटेशन, सिटीजन का एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा जो वेलफेयर होना चाहिए सिटीजन का। हम जो भी काम करेंगे वो वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये सेकंड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इन द सेक ऑफ पिलर्स। थर्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की जब बात करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करना। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदू रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जो अदर रिलीजन के लोग हैं, हिंदू के अलावा सिख,
ईसाई, क्रिश्चियन, वॉट, ठीक है। इस जितना राइट्स हिंदू का है उतनी राइट्स सभी कम्युनिटी का है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं हिंदू मीन्स हिंदू, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। वो सभी के लिए इक्वल राइट है। मीन्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट न करना, उसको ही हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट है फ्रेंड, सोवरेन मतलब आपको पता है, सोवरेन का मतलब होता है राजाशाही प्रथा को खत्म कर देना। बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारी आपको पता है जब हमारी कंट्री अंग्रेजों की गुलाम थी, गुलाम होने से पहले क्या था, बहुत छोटे छोटे जो राजा होते थे वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे टेरिटरी को क्या करते थे, रूल करते थे। और रूल करते थे, उसका क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसने क्या किया, सभी जो किंग थे, सभी जो राजा थे, उनको क्या किया गया, बोला गया कि आप एक अपना जो राज्य है वह किसको दे दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स वी आर फ्रेमिंग वन कंट्री। तो आपको शायद पता होगा कि इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो 562 प्रिंसली स्टेट थे, यानी छोटे छोटे राजा थे। और सभी क्या कहते थे कि मुझे अपना राज्य करना है। कोई बोलता था कि नहीं, हमें एक छोटा सा स्टेट है तो मैं एक कंट्री बनाऊंगा, मैं इंडिया में शामिल नहीं होऊंगा। दूसरा कहता था मैं बनाऊंगा। इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे 562 जो प्रिंसली स्टेट थे उनके वह क्या था, चाहते थे कंट्री बनाना, लेकिन यह पॉसिबल फ्रेंड नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे। तो जो बड़े बड़े लीडर थे, जिसको हमने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन सेक्रेटरी थे मेनन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने क्या किया, कोशिश किया कि ये 562 प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन सबको क्या किया जाए, एक ही गवर्नमेंट में क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो इसको कहा गया सोवरेन। मीन्स कोई भी किंगशिप प्रथा नहीं है, यानी कोई भी राजाशाही प्रथा नहीं है, उसको क्या करना, खत्म कर देना। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स से क्या बने हैं, एक इंडिया बना है। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता ही है कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलके क्या करें, एक बड़ी सी कंट्री को जब बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक नेशन। इसीलिए इंडिया क्या है, इंडिया इज ए रिपब्लिक नेशन, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना हुआ है। जस्टिस, आपको पता है जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन कोई भी पर्सन है, उसकी पहली राइट से है कि अगर कोई चीज उसके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, या उसकी डिमांड को फुलफिल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, वी वांट टू गेट जस्टिस। हमें क्या करना होता है, जस्टिस लेने का अधिकार है, राइट्स है हमारे पास। अगर आपके साथ कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, कोई भी कर रहा है, इवन कोई भी कर रहा है, तो यू हैव ए राइट टू गेट जस्टिस। आपके पास राइट है कि यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो। बहुत सारे कोर्ट, एक कोर्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके ऊपर कोर्ट में जा सकते हो, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो आपके पास ये राइट है, राइट टू जस्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं प्रीएम्बल का फ्रेंड्स, ये आपको ये सब एक्सप्लेन करता है और आपको राइट्स देता है कि यू कैन गेट जस्टिस। ये प्रीएम्बल की ही देन है और कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। लिबर्टी, अगर हम बात करेंगे लिबर्टी का, तो लिबर्टी का मतलब होता है आपके पास ये राइट्स है कि आप फ्री हैं। आप लिबर्टी है, आपके पास एक राइट्स है जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी। मीन्स आप स्वतंत्र हैं। किस लिए स्वतंत्र हैं, कि आप हर साइड से स्वतंत्र। आपको कोई जेल में बंद नहीं रख सकता, आपको ऐसा कोई नहीं बोलता नहीं आपको लिमिटेड बोलना है, नहीं, आप बोल सकते हो, बस ध्यान रखना है आपकी लिमिटेशन। आप बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि लोग कुछ भी बोलते रहे, गवर्नमेंट के लिए बोलते रहते, गवर्नमेंट ऐसा करती है, वो करता है, ये सीएम अच्छे नहीं, ये पीएम अच्छे नहीं। तो क्यों, क्योंकि ये राइट्स उनके पास, राइट टू लिबर्टी। लेकिन बोलने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बोलते बोलते ऐसा ना बोल जाएं कि वह नेशन के अगेंस्ट में हो। आप नेशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, बोल सकते। आपके पास राइट्स है, आपके व्यूज को शेयर करने की राइट्स है। तो यह भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिबर्टी। नेक्स्ट और लास्ट है इक्वलिटी। वी ऑल आर इक्वल, हम सब सेम हैं। इफ वी आर इंडियन सिटीजन, चाहे आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, ताजे हो, आप वेल्थी हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप कोई भी हो, सबके पास क्या है, इक्वल राइट है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर ह्यूमन है तो वी ऑल आर इक्वल। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स हम लोग जो स्टडी करवा रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या पिलर्स हैं, क्या क्या प्रीएम्बल्स हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत क्या होगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं यह एश्योर कर दूं कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों का आपको नया नया पता चला होगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को हम कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।